नमस्कार, जय सिया राम। आज हमारे साथ अंबर जैदी हैं और इनको किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चैनल पे बार-बार आती रही हैं और अपने प्रखर विचारों से और अपनी प्रखर आवाज़ से बहुत लोगों को आतंकित भी करती रहती है। तो अंबर जी, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजरी जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आज आपसे वक्फ बोर्ड की बात करेंगे और वक्फ बोर्ड के में जो महिलाओं की एंट्री है और आप इस बिल के हटने को कैसे देखती हैं? जी। देखिए वक़्फ़ अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वक़्फ़ अमेंडमेंट हमने पहले भी देखे हैं पास्ट में 1995 में, 2013 में वक़्फ़ अमेंडमेंट्स हुए वक़्फ़ एक्ट में और लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसको लेकर जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक कैसे हुआ? अगर वो अपर हाउस, लोअर हाउस से पास होकर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, उसके बाद वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होकर वो कानून का रूप ले लेता है। यही एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि भी कोई भी लेजिस्लेचर होता है, वो कानून बनता है, ये सारी चीज़ें। पास्ट में जो हुआ, भविष्य में वो हुआ, वो सेम प्रोसीजर्स के थ्रू हमने अमेंडमेंट्स देखे हैं। वो तो किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है, लेकिन इसको असंवैधानिक बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जो भी इसमें बदलाव या अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, वो क्यों लोगों को असंवैधानिक लग रहे हैं या जो अमेंडमेंट है वो सही है या गलत है? इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे सवाल जो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम वक़्फ़ अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी वक़्त में अमेंडमेंट की और ये 2006 और 2008 की बात करें, जो सचर कमेटी रिपोर्ट थी और वो यूपीए सरकार द्वारा जो कांग्रेस लेड थी, उसमें ही जितने भी अभी जो बदलाव हुए हैं ज़्यादातर, वो उस रिपोर्ट में रिकमेंडेड थे और जिसमें इंक्लूसिविटी की बात की गई, जिसमें कि नॉन मुस्लिम्स भी अ, होने चाहिए इसमें और वो सारी भी चीज़ें उसको लेकर भी बड़ा एतराज़ है कि राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, तो इसमें कैसे है? उसको लेकर भी जो माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने उस पर संसद की पटल से उन्होंने ये बात का जवाब भी दिया कि जो रिलीजियस बॉडी है, उसमें कहीं पे भी कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा। जो भी एसेट मैनेजमेंट है क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो सबसे अहम जो एस्पेक्ट है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होती है, जिस रिपोर्ट की मैंने बात की सचर कमेटी रिपोर्ट की, उ उसमें भी ये बात हाइलाइट की गई है कि ये हज़ारों करोड़ का इसका रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन ये चंद 100 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है, जो कि बहुत बुरी बात है और इस पे ध्यान देना चाहिए। तो जो कई अहम बातें कांग्रेस के समय में, यूपीए सरकार के समय में 2006-2008 में सचर कमेटी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें उसमें रिकमेंड की गई थी और उन्हीं की बुनियाद पे आज जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने इस बिल को पारित करवाकर एक कानून बन चुका है, अब तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं। उसपे बड़ा राजनीति, बड़ा हंगामा हो रहा है, सारी विपक्षी पार्टियाँ उससे काफ़ी नाराज़ हैं कि ज़बरदस्ती हो रही है, ये गलत है, ये सब असंवैधानिक है। अब बात आती है महिलाओं की, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे सवाल निकल कर आएँगे जो जिस पे हम आगे बात करेंगे। अभी महिलाओं को लेकर जो सवाल हो रहा है कि महिलाओं को इसमें होना चाहिए। अब देखिए जो वक़्फ़ है, वक़्फ़ का मतलब ही होता है कि अल्लाह की राह या भगवान की राह में अपने भी जो हमारे एसेट होते हैं, संपत्ति है उसको दान कर देना, उसको समर्पित कर देना, वो ओनरशिप अल्लाह की हुई, वो अल्लाह के लिए है और उसका इस्तेमाल जो होगा, वो समाज कल्याण के लिए होगा। उसमें महिलाएँ जो विधवा हैं, महिलाएँ हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितना भी समाज का वेलफेयर का वर्क है, वो उस संपत्ति से आए हुए धन से जो उसकी कमाई है या वो संपत्ति पर कहीं पे अस्पताल बन जाए, कहीं स्कूल बन जाए, कहीं कॉलेज बन जाए, कहीं पे विधवाश्रम बन जाए, इस तरह की चीज़ें उस संपत्ति का इस्तेमाल हर तरह से समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। अब हम सब जानते हैं कि वक़्फ़ के पास डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और इस डिपार्टमेंट में इनफैक्ट जो लालू प्रसाद यादव जी जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, वो खुद इस बात को कह चुके हैं कि वक़्फ़ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा करप्ट है।
ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला है। अब आज वो राजनीतिक अपने उसके चलते, समीकरण के चलते इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन सवाल यही है कि सब जानते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद जो इसका एसेट मैनेजमेंट रहा, लैंड ग्रैबिंग रही, जो इस पूरे महकमे में काबिज़ रहे उन लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर हज़ारों एकड़, हज़ारों करोड़ों की संपत्तियों को गबन किया गया। जो लोग अल्लाह और दीन का हवाला हर वक़्त देते हैं, उन्हीं लोगों ने अल्लाह की संपत्ति को हड़पा और गरीबों की संपत्ति को खाया, गरीब मुसलमानों के हक को खाया। अब उनसे अब आज भी वो अल्लाह और दीन का हवाला दे रहे हैं कि अब हमसे हमारी मस्जिद, मज़ारे और ये सब छिन जाएगा और ये अल्लाह का हक है, कोई कैसे ले सकता है? आप ही वहाँ पर अब वक्फ बोर्ड में कौन बैठा हुआ था? वहाँ पे मुसलमान ही तो बैठे होते। अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कौन हड़पता है? मुसलमान ही तो कर रहे हैं। अब उनको सरकार चुनती है, आज कह रहे हैं कि सरकार का इसमें दखल हो जाएगा। अगर आप ओनरशिप की बात करें भारत में प्रॉपर्टी पे, वैसे भी इवेंचुअली ओनर तो सरकार ही होती है और वक़्फ़ की भी बात करें तो ओनरशिप तो सरकार के पास ही है, वक़्फ़ बोर्ड सिर्फ़ उसका कस्टोडियन है। और तो ऐसे में ये जो सवाल लोगों के बीच में डालकर मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों ने 2024 से ही की है, जब से ये बिल प्रेज़ेंट किया गया था अगस्त 2024 में। उसमें सबसे ऊपर रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इनका बड़ा किरदार रहा, लोगों को भड़काने की कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। कोई भी मुसलमान सड़कों पे आपको कहीं नज़र नहीं आया, किसी ने कोई मातम नहीं किया, किसी ने कोई हो-हल्ला नहीं मचाया क्योंकि मीडिया में वक़्फ़ पे बहस हुई, डिबेट हुई, चर्चा हुई, लोगों को पता चला कि आखिर वक़्फ़ है क्या और ये किसके लिए था और इसका इस्तेमाल क्या हुआ। लोगों को समझ में आ गया और ये लोग जो शेर आया करके लोगों को डराते थे, आज इनके डरावे में, इनके बहकावे में भारत का मुसलमान नहीं आया, बल्कि उसके विपरीत हमें मुसलमान सड़कों पर पटाखे जलाते हुए दिखे, महिलाएँ सेलिब्रेट करते हुए दिखीं, महिलाओं ने इसका स्वागत किया, गरीब मुसलमान इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं, जो वक़्त में बैठकर लैंड ग्रैबिंग करते हैं, हज़ारों करोड़ के घोटाले करते हैं। आज उनको सबसे ज़्यादा डर सताया है कि जब पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पूरा सिस्टम डिजिटाइज़ हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन डल जाएँगी, जो जो सजेशन सचर कमेटी रिपोर्ट में भी था कि सारी चीज़ों को डिजिटाइज़ करके इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। प्रॉपर्टी सारी री-वेरीफ़ाई होंगी और उनको पोर्टल पे डाला जाएगा। तो सारा कुछ सिस्टम वेरीफ़ाई हो जाएगा, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड सबके सामने होंगी तो घोटाला करने का कुछ स्कोप रह नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी परेशानी यही है। जी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसके मैनेजर और उस ट्रस्टीज़ में मुसलमानों की संख्या काफ़ी है। तो एक ये नहीं कह सकते कि भई इधर नहीं हो रहा और जैसे हमारा तिरुपति मंदिर है उसमें क्रिश्चियंस की संख्या काफ़ी है। तो अब इस प्रोसेस को ठीक किया जा रहा है। ओके, मैनेजमेंट के लिए आप किसी भी धर्म के लोग को ले सकते हैं तो क्योंकि आपको वहाँ पे बेटर मैनेजमेंट चाहिए। लेकिन जी। अमर जी एक बात तो समझ में मुझे बिल्कुल भी नहीं आई कि हुँ। मुसलमानों के कुछ तबके इस बिल का सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें पटाखे जला रहे हैं। मतलब हम लोगों ने ये सोच के वो किया था कि सब एकजुट होकर के आज तक जैसे विरोध करते आए हैं, वैसे हुँ। विरोध करेंगे। ये सेलिब्रेशन ऊपर से निकल गया। जी। देखिए मंजरी जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आज का मुसलमान है वो समझ गया है क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल सीएनआरसी रहा। सीएनआरसी में लोगों को, आम मुसलमानों को इतना डराया विपक्षी पार्टियों ने कि आपके अधिकार छीन लिए जाएँगे, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपका वोटिंग राइट चला जाएगा, आपके घर चले जाएँगे, आपको डिटेंशन कैंप्स में डाला जाएगा। आम मुसलमानों को इतना डराया गया कि वो लोग सड़कों पे आकर बैठ गए। मासूम बच्चों को लेकर महिलाएँ सड़कों पे बैठी, लोगों की जानें गईं। जो युवा थे उनको भड़काकर उन्होंने वो उनसे कृत्य करवाए कि वो जेलों में पहुँच गए। आज उनके बूढ़े माँ-बाप और परिवार बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं क्योंकि उनको ये जो उनको भड़काकर सड़कों पर उतार कर लेके आए थे, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन परेशान एक आम मुसलमान है। और उसके बाद सीए लागू हुआ, किसी से कोई नागरिकता नहीं छीनी गई, किसी से कोई अधिकार नहीं छीना गया, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग हमें डराकर अपनी राजनीति करते हैं। हर बिल को जब भी कोई अमेंडमेंट होता है, ये मुसलमानों को डराने का कार्य करती है विपक्षी पार्टियाँ क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान बेचारा डरा हुआ होता है, उनको आज़ादी के बाद से डराया ही जा रहा है कि आप आपके साथ गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उनको ये लगने लगा है कि हमारे साथ गलत ही होता है और गलत ही होगा। अब वो डर जो उनके मन में बिठाया गया था, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस डर को उनके मन से हटाया है क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी को आते हुए देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं,
तभी मुसलमानों के अंदर एक खौफ था कि मोदी आएँगे तो सबको भगा देंगे यहाँ से या उनसे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ना कि सिर्फ़ उनके जो डोमेस्टिक पॉलिसी बल्कि हम उसको फ़ॉरेन पॉलिसी में भी देखते हैं। ये सब किया है, उसकी वजह से सबका विश्वास ज़रूर बढ़ा है और देखिए जो पिछले 77-78 सालों में जो कुछ भी हुआ उसको बदलने में समय लगेगा और वो बदल भी रहा है क्योंकि जो चीज़ें इतने सालों से चल रही हैं उसको हम एकदम से चुटकी बजाकर 2-4 सालों में नहीं बदल सकते। भरोसा है मुसलमानों का, वो धीरे-धीरे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आ रहा है। लगातार जो वोट शेयर है मुस्लिम, वो बढ़ रहा है और उसकी वजह हैं जो कई सारे अहम फैसले प्रधानमंत्री मोदी ने लिए। कश्मीर की बात करते हैं 370 और 35A वहाँ पर उसके बाद कश्मीर में बड़ा बदलाव देखा, वहाँ पर टूरिज़्म और बिज़नेस और क्या कुछ डेवलपमेंट हम वहाँ पे नहीं देख रहे। युवा मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर फील्ड में स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में, आर्ट में, क्राफ्ट में, एक्टिंग में, कश्मीर का युवा जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें सोच नहीं सकते थे, ये बदलाव वहाँ पर हमें नज़र आता है और कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद फिर दूसरे जो इलेक्शन हुए उसमें वोट शेयर मुसलमानों का बढ़ा क्योंकि हम अगर ओवरऑल मुसलमानों की जो जिस तरह का स्तर है, गरीबी रेखा से नीचे होने की वजह से जो मुसलमान हैं वो केंद्र सरकार की नीतियों का बड़ा फ़ायदा उनको मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा बड़ा असरदार उनका ये योजना रही जिसमें उत्तर प्रदेश में बड़े सारे गरीब मुसलमानों को आवास मिले, घर मिले। अब देखिए एक आम इंसान को क्या चाहिए होता है रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। उसको ये मतलब नहीं है कि वो रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया कराने वाला मोदी है या फिर गांधी है। उनको चाहिए उनके अधिकार और सुरक्षा। उनको वो सब मिल रहा है जो कुछ उन्हें मिला नहीं। वो लोग जो उनको सुरक्षा देने की या सुरक्षा मुहैया कराने की बात करते थे, इंदिरा गांधी के समय में मुसलमान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए दरियाँ बुनवाने का काम करते थे। उनको शिक्षा नहीं दी उन्होंने, उनको बनाया मज़दूर और उनके ऊपर डिपेंडेंट। अगर उन्होंने उनको शिक्षा दी होती तो आज मुसलमान उठकर शाहीन बाग पे जाकर नहीं बैठता। तो अब ये जो चीज़ें बदल रही है उसकी वज़ह से मुसलमानों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि जो पिछली सरकारें रहीं उन्होंने किस तरह से मुसलमान का इस्तेमाल किया। आज वो अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। आप देखिए सिविल सर्विसेज़ में देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, नौकरियों में देखिए, मुसलमान पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब मौका मिलेगा तो अच्छा करेंगे। अब जब आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो कि कैसे अपने आप को साबित करेगा? आज मौका मिल रहा है, सरकार वो फैसिलिटीज़ दे रही है, वो मौके फराहम करवा रही है, तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, भरोसा बढ़ रहा है और ऐसे लोग जो लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, उनका भी छल-कपट सामने आ रहा है। तो उन्होंने चाहे वो कितना ही आवाज़ें लगा दें कि काली पट्टी बाँध कर सड़कों पे आना है, कोई काली पट्टी बाँध कर सड़कों पे नहीं आया, सब अपना-अपना काम पे लगे हुए हैं। उनको पता है कि हम इनके चक्कर में आके अपना जीवन गँवाएँगे, ये लोग तो बैठे रहेंगे अपने बच्चों को विदेशों में बैठकर बड़े-बड़े महलों में। सफ़र करेंगे मुसलमान युवा और मुसलमान महिलाएँ, मुसलमान परिवार। तो यही वजह है कि इनके छल से आम लोग बाहर आ गए हैं। ये चंद लोग रह गए हैं जो अपने छल-कपट की राजनीति अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मतलब वक्फ बोर्ड का जो विरोध मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं हुआ, उसको हम एक भविष्य में एक नज़ीर की तरीके से देख सकते हैं कि जो डिवाइसिव पॉलिसी है, जो विपक्ष की है, अब उस पे वोट भी नहीं मिलेगा, समर्थन भी नहीं मिलेगा, आंदोलन भी नहीं होगा और सब कुछ शांतिपूर्वक विकास के साथ होगा। लेकिन अब इसमें हम एक चीज और पूछना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर आने पर इतनी प्रॉब्लम क्यों है कि अगर महिलाएं वक्त का पार्ट हो जाएंगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? जी। देखिए, महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा जो इन्हिबिशंस होती हैं, जो रिज़र्वेशंस हैं, वो मुसलमान लीडर्स में, मौलानाओं में बड़े सारे मिलते हैं। उनको लगता है कि महिलाएँ बाहर निकलेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उनको बड़ा डर लगता है महिलाओं से। उनको पता है कि महिलाएँ रोशन ख़याल हैं, काबिल हैं और जो काम करती हैं, ईमानदारी से करती हैं। उनका ये उद्देश्य नहीं होता कि हम वो कब्ज़ा कर बड़ा स्कैम कर लें, हज़ारों करोड़ों का घोटाला कर लें। अगर कोई महिला बाहर निकल रही है तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि 100% बट ज़्यादातर महिलाएँ
कुछ करने के लिए, कुछ साबित करने के लिए बाहर निकलती हैं कि हमें, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं समाज में, हम इनजस्टिस या जो कुछ भी देखते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को लेकर हमें ये रहता है कि हमें ये बदलाव करना है, हम ये काम करना चाहते हैं। तो महिलाएँ काम करने के लिए और बदलाव करने के लिए बाहर निकलती हैं, और यही वजह है कि लोग महिलाओं पर भरोसा भी करते हैं, आम लोग भी, और एक लीडर के रूप में भी महिलाओं के ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है। लोगों को ये पता होता है कि एक महिला करप्शन नहीं करती है। ये एक नॉर्मल, एक कॉमन फिनोमेना है। तो महिलाओं को जो भागीदारी की बात, और सबसे मज़े की बात ये है, जो महिलाओं को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, जिनकी पार्टी में एक अदद एकमात्र प्रवक्ता तक नहीं है, वो महिलाओं को किस हद तक पीछे घसीटने की बात। एक तरफ तो आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको वक़्त में बैठाने से भी दिक्कत है, आप अपनी पार्टी। प्रधानमंत्री भी तो बुर्का पहने होगी, ये भी तो शर्त थी। चलिए बुर्का ही पहने हो, लेकिन आप उनको मौका तो दीजिए कम से कम। आप तो अपनी पार्टी में मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप उनको कोई पद तो दें, आप तो पद ही नहीं दे रहे हैं उनको। आप बुर्के वाली ही को अगर आप कोई मौका देंगे तो तभी तो वो साबित करेगी अपने आप को। आप बोल रहे हैं कि एक बुर्के वाली को, आप एक हिजाबी को प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते हैं, तो आप उसको कोई मौका ही नहीं देंगे, कोई राजनीतिक पद नहीं देंगे, तो वो कहाँ से प्रधानमंत्री बनेगी? अब हेलीकॉप्टर लैंडिंग तो होगी नहीं। आप वोट हासिल करेंगे, कंटेस्ट करेंगे, आप वोट हासिल कर लीजिए, मेजॉरिटी साबित कर दीजिए, आप प्रधानमंत्री बन जाएँगे। अब घर में बैठकर तो कोई प्रधानमंत्री का पद देने नहीं आएगा कि लीजिए भई कुर्सी, आप बहुत अच्छे ईमानदार हैं, कुर्सी ले लीजिए। मौका देंगे, काम करेंगे, साबित करेंगी तो आपको पद मिलेगा। अब महिलाओं को लेकर इनको एक तरफ तो मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन जो नज़र आता है, एक तरफ प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कोई मौका आपको नहीं देना, ना अपनी पार्टी में देना है, ना किसी सरकारी संस्थान में आप देखना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक की बात आती है, तब भी ये लोग डराते थे। हम लोग जब ट्रिपल तलाक पे काम करते थे, तो ऑफ रिकॉर्ड मौलाना सारे बोला करते थे, "अरे! ये मोदी सरकार आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। कुछ नहीं होगा, आप देखते रहिएगा, कुछ नहीं होगा, आप देखते रहिएगा।" कानून बना, हम देख रहे हैं आज भी। अब फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड को लेकर भी ये था, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो भी बन गया कानून। 370 को लेकर भी ये था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बस सिर्फ लगा रहे हैं। राम मंदिर को लेके ये कहते थे कि ये तो राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है कि मोदी सरकार इसको कभी भी खत्म नहीं करने वाली। इसकी बुनियाद पे तो वो राजनीति करती है, तो इसको तो हमेशा संभाल कर रखेंगे, और जब मौके का वो निकालेंगे अलमारी से और उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सुलटारा हो गया। अब वक्फ बोर्ड तो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के उनके एजेंडा में भी नहीं था, लेकिन वो उन्होंने फिर भी कर दिखाया। अब देखिए ये है कि जिसकी काम करने की नियत होती है, जिसका पूरा उद्देश्य होता है कि हमें देश को बदलना है, बेहतर करना है, तो वो सुधार करता है। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आपको रेवेन्यूज़ भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। जिसमें वक़्त की प्रॉपर्टीज़ हैं, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रेवेन्यू बढ़ाने को भी कहा कि रेंटल जो है प्रॉपर्टीज़ के, उसको मार्केट रेट पे ही वसूला जाएगा। अगर 10 लाख रुपए का किराया है, तो वो 100 रुपए में नहीं लिया जाएगा। 10 लाख बनते हैं, तो 10 लाख ही लिए जाएँगे। जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइम लोकेशंस पे बड़े-बड़े शहरों में, जिनके लाखों-लाखों, पचासों लाख किराए बनते हैं, उनमें 100 रुपए, 150 रुपए किराए मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें मार्केट रेट पे वसूली जाएँगी, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे अब चलिए छोड़िए, हिंदू तो छोड़िए, अब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए ही अगर वो लगेगा, तो देश में ही तो आ रहा है, देश में वो कंट्रीब्यूट हो रहा है, एक हमारा वर्ग आगे बढ़ रहा है। और ऐसी बात नहीं कि अगर कोई स्कूल कॉलेज बनता है, तो वक़्त के उसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्कूल कॉलेज है, तो उसमें कोई हिंदू नहीं आ सकता। वक़्त उसमें ये मस्जिद इमाम बारगाह है, वो दीन का, धर्म का जो कार्य है, वो एक अलग बात है, लेकिन वक़्त के पैसे जो सोशल वेलफेयर के लिए चीज़ें बन रही हैं, वो सभी के लिए होंगी और सबके लिए होती हैं। ये है, इस्लाम भी है कि जो है आम, वो फ़ी सबिलिल्लाह है, यानी कि सबके लिए है। इट इज़ फॉर ऑल। और वो चीज़ें बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो हमारे देश के ही काम आएँगी। हमारे लोग पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, उनको अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा मिलेगी, तो हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। उनको जो पिछली सरकारें, जिन्होंने वक़्त की महँगी-महँगी प्राइम प्रॉपर्टीज़, शॉप और लोकेशंस, होटल्स में अपने लोगों को कब्ज़े करा कर रखे हुए हैं, जहाँ से 25-50 हज़ार रुपए भी नहीं मिलते, 25 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए मिलते हैं। तो उन लोगों को, वो कब्ज़ाधारियों को हटाना है ना वहाँ से। और प्रॉपर्टी जहाँ पर लिटिगेशन में है, उनकी भी प्रॉपर्टी स्टेटस वेरीफ़ाई करा के उनको भी क्लियर करना है। तो लिटिगेशन से आप ऑफ़ कोर्स उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें तो सामने आएँगी, झगड़ेबाज़ी होंगी, जिन लोगों ने इतने सालों से कब्ज़ा किया हुआ है, तो उनको इतनी आसानी से तो वो चीज़ें हज़म नहीं होंगी। लेकिन जो तो सुल्तानी हम एक करनी। चीज़ तो हम जी। एक चीज़ मान लें कि हुँ। अब जो करप्शन था मौलानाओं का, उनका कब्ज़ा हटेगा और एब्सोल्यूटली। बेनिफिशियल यूज़ होगा।
और एक ये बदलाव आ रहा है और इट इज टू स्टे। इसका पूरी कम्युनिटी स्वागत कर रही है। आज तक जितने भी धमकी वगैरह या झूठ थे वो अब आगे नहीं चलेंगे। विपक्ष इस तरीके की विभाजनकारी राजनीति करके जीत नहीं सकेगा। हुँ। और जो आने वाला युवा है वो समाज के साथ मिल करके भारत की विकास यात्रा में पूरा अपना कंट्रीब्यूशन देगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हुँ। मोदी जी की एक नीति का बहुत मजाक उड़ाते थे, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, इससे क्या हुआ? तो इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो ये कहते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। अब देखिए वक्फ बिल भी पारित हुआ तो उसको कह रहे हैं कि तुमको कब्र नहीं मिलेगी, तुमको जलाया जाएगा। ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। अब एक महिला मिली, वो कह रही थी कि अब हमें कब्र कैसे मिलेगी, हम कैसे करेंगे? मैंने कहा जब मरेंगे तो देख लेंगे। हाँ, क्यों इतना परेशान हो रही है? कब्र किसी की कब्र नहीं छीनी जा रही। अब सवाल ये है कि ये लोग हर चीज़ पे लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं। अब बताइए, मोदी जी तो बात कर रहे हैं कि वो तो नहीं कह रहे कि मुसलमानों से हम उनका कुरान छीन लेंगे या उनका धर्म बदल देंगे। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आएगा तब भी कहेंगे कि आपसे आपका धर्म, दीन छीन लिया जाएगा। वक़्फ़ लाएँगे तो कहेंगे मस्जिद इमाम बारगाह और दरगाहें और कब्रिस्तान छीन लिए जाएँगे। तो जब भी कोई बदलाव आता है तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा एक इमोशनल पॉइंट होता है उसका दीन। मुसलमानों को धर्म पे भड़का दो और कुछ भी करवा लो। हर चीज़ में इस्लाम का डर बैठाकर वो कुछ भी करवाते थे। अब मुसलमानों को ये डर खत्म हो गया कि ये लोग शेर आए करते रहते हैं, लेकिन शेर तो आता ही नहीं। तो सवाल ये है कि भरोसा बढ़ रहा है। और जो कंप्यूटर की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी कभी किसी भी मुसलमान के दीन के खिलाफ नहीं, और ना ही वो चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान आकर अपना धर्म बदलकर वो हिंदू बन जाए। वो चाहते हैं कि जो जिसका धर्म है वो अपना धर्म फॉलो करे। हम भारत में रहते हैं। भारत एक सबसे बड़ा संवैधानिक देश है दुनिया का, जहाँ पर सबको समान अधिकार हैं, आपके रिलीजियस राइट्स भी हैं। और जिस तरह से आपको जो धर्म फॉलो करना है आप करें, शांति से रहें, कानून को मानें, पढ़े-लिखें, देश के लिए और अपने लिए कुछ करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ मदरसे में बैठकर आप मदरसे की शिक्षा हासिल करें, ना अपने लिए कुछ कर पाएँ, ना ही देश के लिए कर पाएँ। अब एक जो एसेट, ह्यूमन एसेट की, हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, वो प्रोड्यूस करने के लिए देश के जितने भी संसाधन होते हैं, वो खर्च होते हैं और बड़ा समय और पैसा लगता है ह्यूमन जो हमारे कैपिटल होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब ऐसे लोग जो अच्छे शैक्षणिक संस्थानों से नहीं निकल रहे हैं, वो चाहे मदरसा हो या कोई भी नॉर्मल संस्थान हो, जो बच्चे अपने लायक नहीं है, जो अगर मैं पढ़ लिख कर इस काबिल नहीं बनी कि अपने लिए कोई 50,000 की नौकरी कर पाऊँ, तो मैं अपने परिवार के ऊपर बोझ हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं पढ़ लिख कर इस काबिल बनी हूँ, तो मैं 10 लोगों को नौकरी भी दे रही हूँ, अपने लिए भी कुछ पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, देश और समाज के लिए भी कुछ कर रही हूँ। तो आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो आप अपने लिए, अपने परिवार, देश और समाज सबके लिए कुछ कर पाएँगे। तो उसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी का ये है कि देश का हर वर्ग आगे बढ़े, पढ़े-लिखे और देश और समाज के लिए कंट्रीब्यूट करे। उसमें उस सफ़र में आपसे आपका धर्म, आपका दीन किसी से नहीं छीना जाएगा। ये बड़ा एश्योरेंस है मुसलमानों के लिए। अगर आप जो कोई भी इन किसी भी नेता के बहकावे में आता है, ख़ास तौर से ओवैसी जी के, वो प्रधानमंत्री मोदी का ये नारा याद रखिए, जो उन्होंने ये बात कही है कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। तो कुरान भी है आपका, आपके पास रहेगा और आप शिक्षा भी हासिल करें, ताकि आप दुनिया में आगे बढ़ सकें। और मंजरी जी, एक सबसे बड़ी अहम बात ये है कि अगर आप ईरान और इस तरह के, अज़रबैजान और इस तरह के जितने भी, इजिप्ट वगैरह, जहाँ पर बड़े इस्लामिक संस्थान हैं शैक्षणिक, वहाँ पर सबसे पहले जो जनरल एजुकेशन होती है, उस पे फ़ोकस किया जाता है। सब लोग वो भी पढ़ाई करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, तब वो थोड़ा दीनी तालीम की तरफ उनको ले जाया जाता है। हमारे यहाँ कानूनी जो भी प्रावधान है, उनका उल्लंघन करते हुए छोटे ही बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, जो कि कानून के विरुद्ध है। आप बच्चों को बड़ा हो जाने दीजिए, उनको समझ में आने दीजिए, तब वो चूज़ करें, तब उनको आप दीनी तालीम दे सकते हैं। और हर बच्चे का अधिकार है समान शिक्षा का, उसके भी विरुद्ध है। और मुझे लगता है कि हर बच्चे का अधिकार है, जो समान शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के तहत है। साथ ही साथ मदरसों में जिस स्तर का उनको भोजन, जो उनका जीवन शैली होती है, वो इतनी दयनीय होती है कि गरीब परिवारों के बच्चे, जिनके नाम पर इन मदरसों को अरबों करोड़ों के फंड बाहर से भी मिलते हैं और सरकार से भी अनुदान मिलता है, उसका इस्तेमाल देखिए,
अब एक मदरसे को या किसी एनजीओ या किसी भी संस्थान को कोई दान मिल रहा है, चाहे हमें कोई इंडिविजुअल डोनर दे रहा है या कोई फॉरेन से आ रहा है या सरकारी अनुदान मिल रहा है। अब ये किसी भी स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है इंश्योर करना कि उसका इस्तेमाल सही हो रहा है, उससे जो भी जिस कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो सही जगह जा रहा है, उसका असर हो रहा है, वो फॉर उसमें उससे कोई बदलाव हम देख पा रहे हैं। तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है, मदरसों में हो, किसी शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, कहीं पे भी हो, सरकार की ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है और साथ ही साथ उस जगह पे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, सरकार हर दिशा में काम कर रही है और ये बहुत बेहतर है कि प्रधानमंत्री मोदी हर चीज़ को, हर समाज के हर उस पहलू को टच करते हैं, जिस पर कभी पहले की सरकारों ने ना तो ध्यान दिया, बल्कि जानबूझ के उन चीज़ों को क्रिएट किया और उनको फँसा कर रखा गया जाल में कि अरे! ये चलने दीजिए, मुसलमान अनपढ़ रहेगा, पिछड़ा रहेगा, तो हमारा वोट बैंक बना रहेगा। आज मुसलमान पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो वोट बैंक तो नहीं बन रहा, नहीं वो काली पट्टी बाँधकर शाहीन बाग बनाकर बैठ रहा है। एक बार आगे इनके धोखे में अब आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो फिर मतलब ये समझा जाए यूसीसी का भी विरोध नहीं होगा, स्वागत होगा, क्योंकि अब आपको पता है आपके हक, आपके अधिकार, आपका धर्म सब कुछ सुरक्षित रहेगा। बस सब में एक समानता का भाव एस्टेब्लिश हो जाएगा और मतलब फ्यूचर भारत में हम सब मिलजुल करके एक साथ चलेंगे। आपकी बिल्कुल और इनसाइट्स। हाँ बिल्कुल, जी, मैं हाँ तो जी। ये बात हमेशा बोलती हूँ जब से मैं ट्रिपल तलाक के समय से जब मैं ग्राउंड पे रिसर्च और लोगों से मिलती थी। तो तब भी ये समझ में आता था मंजरी जी कि जब तक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तब तक समाज में महिलाओं का कुछ नहीं होने वाला है। तो वो लोग जो ये सोचते हैं जिनको ये लगता है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आने से कुछ हो जाएगा, दीन छिन जाएगा या ये सारी चीज़ें, उनको समझ में आना चाहिए कि मैं स्पेशली ये बात हमेशा से कहती हूँ और ये मानती हूँ आज भी, जिस दिन भारत की महिलाओं को नॉट ओनली मुस्लिम क्योंकि धर्म के आधार पर हर महिला के लिए अलग-अलग अधिकार हैं। जिस दिन भारत की हर महिला को समान अधिकार मिलेंगे, उस दिन मैं भारत को सही मायने में सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मानूँगी। अब कहने के लिए तो हमें मानना पड़ता है और है ही हमारा देश है। लेकिन मानना उस दिन होगा, उस दिन सही साबित होगा जिस दिन भारत की महिलाओं को समान अधिकार मिल जाएँगे। कि आज भी धर्म के नाम पर महिलाओं को विभाजन करके उनके अधिकारों को दिया गया है कि मंजरी अग्रवाल के अधिकार अलग हैं और अंबर ज़ैदी के अधिकार अलग हैं। जबकि बहुत संविधान ज़्यादा। कहता है कि अंबर ज़ैदी और मंजरी अग्रवाल संविधान की नज़र में एक बराबर हैं। तो फिर हमारे अधिकार अलग कैसे हैं? तो ये बड़ा सवाल है और ये महिलाओं को लेकर सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमारे संविधान के पास हमारे न्यायपालिका, लेजिस्लेचर और हमारे जो बड़े नेता हैं, जो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको सोचना चाहिए और इस सवाल के जवाब की मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बड़ी जल्दी मिलेगा। तो बुर्का बैन का स्वागत होगा? अब बुर्का बैन को लेकर तो मैं कुछ ऐसे किसी को नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं किसी भी महिला को किसी भी तरह के परिधान या उसके ऊपर बुर्का लादना, ये कैरेक्टर असैसिनेशन करना कि एक महिला बुर्का पहनती है तो वो अच्छी है, जो नहीं पहनती तो वो खराब है। वैसे तो ये है कि बुर्का की जो लोग पहनते हैं, जो कहते हैं बुर्का या हिजाब चॉइस है, तो चॉइस तो नहीं होता। जब आप कह रहे हैं कि अगर आप बुर्का पहनेंगे तो ही आपको जन्नत नसीब होगी और नहीं पहनेंगे तो आप दोज़ख में जाएँगे, तो फिर चॉइस रह नहीं जाती। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को सेंसिटाइज़ करें, उनको समझाएँ कि बुर्का इट्स जस्ट एन अटायर, कल्चरल अटायर, अरेबियन अटायर जो कि कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा पहना जाता है। उसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। इस्लाम मॉडेस्टी को प्रमोट करता है और कहता है कि आप ढंग से शालीनता के साथ रहें, जो कि भारतीय संस्कृति भी कहती है। कोई भी संस्कृति कहती है कि आप महिलाओं को या किसी भी इंसान को नॉट ओनली महिलाएँ ढक कर रहना चाहिए। अशोभनीय नहीं होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो आप कुछ दशक पहले चली जाएँ तो सारी महिलाएँ एक जैसे कपड़े पहनती थी, या तो सूट सलवार या फिर साड़ियाँ। अब हुँ। पूरे ही भारत में। अब उसको पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में इस तरह से भारत में जो कल्चरल इन्वेजन हुआ है, वो बड़ा मुझे दुःख देता है कि हम सब भारतीय हैं, हमारे लिए भारतीय परिधान होने चाहिए, हमारा कल्चर हमें प्राउडली एक्ज़िबिट करना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को दोज़ख और ये सब डर बैठाकर
उनको उनके दिमाग में जो ये कल्चरल इन्वेजन करवाया गया, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। लोगों को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि इम्पोर्टेंस कल्चर एंड रिलिजन बोथ आर डिफरेंट थिंग। हमें कल्चरली हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं कल्चरली। हम घर पे मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, लेकिन मैं जब बाहर निकलती हूँ, तो वो मैं एक हिंदुस्तानी महिला हूँ। तो ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। तो मैं मानूंगी कि आपकी आवाज दूर तक जाए, लोगों को समझ में आए, आपके सुंदर विचार औरों में भी पेनिट्रेट करें और लोग भी इनको आत्मसात करें और एक खूबसूरत एकता की बयान बढ़ती रहे। आपके इंसाइट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम।